7,500 बच्चों पे हाँ। 24 टीचर शिक्षक थे। अच्छा। अब समझ सकते हो कि 24 टीचर क्या पढ़ा पाएंगे। हाँ, ये तो है। कि हम जिस राजा महाराणा प्रताप के नाम से हम जो मुझे ताव पे लगा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप का नाम इसलिए रोशन हुआ कि भीलों की सेना थी साथ में, इसलिए वो युद्ध जीते। आप देखते होंगे लड़ने कौन आया। आज महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई क्या धर्म की लड़ाई थी कि स्वाभिमान और सत्ता की लड़ाई थी? बिल्कुल सत्ता और स्वाभिमान। सत्ता और स्वाभिमान की लड़ाई थी, ना कि धर्म की लड़ाई थी। पर उसको पेश उस लेकिन तरीके से आज के इतिहास के परिवेश में क्या लड़ा जा रहा है कि धर्म की लड़ाई थी। तो धर्म की लड़ाई थी तो मानसिंह लड़ने आया था अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? मानसिंह लड़ने आया था। जो बिल स्टेट की डिमांड चल रही है चारों राज्यों को मिला के, वही इलाका चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा इलाका है। अब इस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज की परिप्रेक्ष्य में ये बात बताई मैंने। पूर्व इतिहास की बात करें तो पूर्व इतिहास में 1913 में अंग्रेजी शासन काल से भील राज्य बनाने की मांग चली अलग से। भील राज और आदिवासी जल जंगल जमीन को अपना भगवान मानता है और वर्तमान सत्ताधारी लोग उसको संसाधन मानता है। उनमें और हमारे में यही फर्क है कि हम जल जंगल जमीन को अपना देवता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, आराध्य मानते हैं, और वर्तमान सत्ताधारी लोग और उद्योगपति उसको संसाधन मानता है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हम आदिवासियों को प्रेरित कर रहे हैं और ये लोग धर्म की लड़ाई लड़ने को प्रेरित कर रहे हैं ताकि धर्म के नशे में डूबो के जल जंगल जमीन को हड़प सके। इस उद्देश्य से वर्तमान में काम चल रहा है। सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? बस फाइन। हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और मतलब आप जैसे नेताओं से मिलके तो इवेंचुअली हमेशा ही अच्छा लगता है, जो बिल्कुल ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड से उठ के आए हैं। कई लोग नेताओं से मिलके मतलब ऐसे प्रेरित भी होते हैं और एक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और कई लोग मतलब कहे कि पॉलिटिकली ख्वाब भी कई लोगों के जगते हैं। हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो कब 26 जून 1992 कितने साल के हो गए? 32 साल के? हाँ, मैं 32 साल का हो गया। 26 जून 1992 मेरा गांव खरवर खुनिया, अच्छा। डूंगरपुर जिले के पहाड़ी इलाके में। अच्छा, 2 बार एमएलए और 1 बार अभी एमपी। हाँ। तो कहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी? बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैं जब देख रहा था ना आपका पूरा, आपने ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से बीए किया और वहीं से अपना एक छात्र संगठन बनाया और फिर धीरे धीरे आंदोलन करते रहे। तो थोड़ा सा बताओ कहाँ से क्या जर्नी स्टार्ट हुआ आपका? देखो, मेरी जर्नी कहें या फिर पूरे आदिवासी समुदाय के कई ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नियाँ, इनका स्ट्रगल, इनकी कहानियाँ इन पहाड़ों जंगलों में ही दब जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जर्नी है, जो आगे आ पाती है और परिणाम के रूप में तब्दील हो पाती है। उसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जो स्ट्रगल है, मेरी जो जर्नी रही एज ए पॉलिटिकल में कन्वर्ट हुई और आज दिल्ली के सदन के अंदर ऐसे कहे कि मेरे क्षेत्र का, पूरे आदिवासी समुदाय का और पूरे देश के युवाओं को, बेरोजगार को लेके एक आवाज़ बनने का अवसर मिला मुझे। मेरी जर्नी समझे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। मैं शॉर्ट में कहूँ कि मेरा फैमिली स्ट्रगल बहुत भयंकर रहा। मतलब कहे जाते हैं कि मूलभूत सुविधा व्यक्ति को जो चाहिए, वो परिवार को, समाज को जो चाहिए, वो नहीं थी हमारे पास। और इन सब से लड़ते हुए हमने एजुकेशन प्राप्त किया और कहे कि कॉलेज एजुकेशन, फिर मैंने बीएड किया और उसी दौरान स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के दौरान हमने स्कूल में थे तब भी समस्याओं को लेके लड़ते थे। अच्छा। कॉलेज में जब आए तो उस इलाके के अंदर हमारा जो घाव है, मेरी जनरेशन से पहले मेरे फादर की जो जनरेशन थी, उस समय के सिर्फ 1 या 1.5% लोगों ने पढ़ाई किया था। और मेरी एज के जो बच्चे थे उनमें हमने कहे कि 10 से 15% बच्चों ने एजुकेशन। अच्छा, इतनी कम लिटरेसी रेट है वहाँ पे? तो मेरी जो जनरेशन थी उसमें हमारे साथ वाले जो बच्चे ने जो कहे कि मतलब 12वीं पास किया होगा 5 से 10% लोगों ने, बस पूरे गांव में। अच्छा। और वहीं से हमें लगा कि हमारे गांव में थी स्थिति थी पहले, हमारे आदिवासी इलाके में आज भी समस्या है कि किसी व्यक्ति को सरकारी स्कीम का लाभ दिलाने के लिए एक प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया की भी कई बार जानकारी नहीं होती है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, थानों का मामला है, एजुकेशन एडमिशन का मामला है,
तो मैं खुद स्वयं इससे पीड़ित था पहले, मतलब मेरा परिवार भी इतना सक्षम नहीं था, तो हमें खुद को इस स्ट्रगल से गुजरे तो एक ये दिमाग में सेट हुआ कि जिस परेशानियों से हम जूझे हैं उस परेशानियों से मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा क्षेत्र नहीं जूझना चाहिए। ओके, तो आपने फिर ये पॉलिटिकल पार्टी में कब ज्वाइन किया? तब तो बाहर ट्राइबल पार्टी तब एक्चुअली हम कॉलेज जो मतलब स्कूल में था उस समय स्ट्रगल किया, और मेरी स्कूलिंग जो रही है मतलब पहली से लगा के 12वीं तक जो मेरा पढ़ा, मैं 12 साल जो एजुकेशन स्कूल एजुकेशन रहा उसमें मैंने 11 स्कूल बदली। 11? हाँ, और 10 स्कूलों में मैंने रेगुलर। तो 11 स्कूल क्यों? उसमें कई कारण था, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ उस समय यूथ भी थे, कई इशू भी थे, अधिकतर परिस्थितियों के कारण बदले, और कुछ जगह पर कई न कई विपरीत परिस्थितियां बनी, उस कारण मैंने स्कूलें बदलनी पड़ी। ओके, तो और उससे मुझे लगा कि एक सीखने मिला। इन इतने 10-11 स्कूलों में एडमिशन हुआ, जिसमें रेगुलर में 10 स्कूलों में पढ़ा, तो इसमें अलग अलग दोस्त बने, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग माहौल मिला, अलग अलग हमारे गुरुजन रहे, तो इनसे हमें सीखने मिला। और कॉलेज लाइफ में जब आया तो कॉलेज के अंदर डूंगरपुर जो कॉलेज है हमारा 7,500 बच्चों का रेगुलर पढ़ते हैं, और नॉन कॉलेज सब मिला के वहाँ पर 14 से 15,000 बच्चों का एडमिशन होता है। 7,500 तो रेगुलर बच्चे होते हैं। आज जेएनयू का जो दिल्ली का जो कैंपस है या डीयू की बात करें तो शायद जेएनयू में भी 7,000 के आप पर नहीं होंगे बच्चे। हाँ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। हाँ, मेरा जहाँ तक जानकारी है कि जेएनयू में भी 7,500, 7,500, 8,000 बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जेएनयू के अंदर जो स्टाफ है, जो व्यवस्था है, उसकी 1% व्यवस्था भी हमारी कॉलेज में। जेएनयू में भी आजकल आप देखोगे ना, बिल्कुल ऐसे ही हॉस्टल खिड़कियां टूटी हुई है, खाना इतना बेकार मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हमारे वहाँ तो ये था कि मैं जब पढ़ रहा था उस समय सिर्फ 24 व्याख्याता थे, 7,500 बच्चों पे 24 टीचर शिक्षक थे। अच्छा, अब समझ सकते हो कि 24 टीचर क्या पढ़ा पाएंगे। हाँ, ये तो है। हमारे वहाँ पर उस समय कमरे थे लगभग, एग्जाम जब होते थे तो बाहर बरामदे में, खुले मैदान में ये जगह बैठना होता था। और आज भी ये एजुकेशन की स्थिति, तो इन सारी चीज़ों का स्कॉलरशिप होगी, शिक्षकों की रिक्त पद को भरने को लेके हो गया, वहाँ हमारा एट्रोसिटी होता था, आदिवासियों की कई लोग भूमाफिया मिलके जमीन, प्रशासन से मिलके जमीन हड़पते थे। इन सारे इशू को लेके हम लोग लड़े, और मेजर इशू था, हम लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है और संविधान से चलना चाहिए, लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर संवैधानिक जो प्रावधान थे वो लागू नहीं हो पा रहे थे। ओके, संवैधानिक जो प्रावधान है, रिजर्वेशन पॉलिसी, वो लागू नहीं हो पा रही थी। तो हमारी लड़ाई शुरुआत में रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराने को लेके लड़ी, हम लोग लड़े। और वहाँ पर जो ट्राइबल के जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, ट्राइबल का जो कल्चर, ट्राइबल के जो मतलब जो महापुरुष थे, उनको दबाया जाता था। उनका कहीं पर भी कोई चौराहे नहीं, कहीं पर भी नाम नहीं, न पाठ्यक्रम के अंदर उनका कोई सम्मेलन मतलब सम्मिलित नहीं करना। इन सारी लड़ाई को लेके हम लोग लड़े, और इसी वजह से हमारे यूथ ने और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने मुझे इसे 2018 में विधायक प्रत्याशी बनाया। ओके, विधायक प्रत्याशी बनाया, और क्षेत्र की जनता ने साथ दिया, 14,000 वोटों से हम जीते। पिछले 5 साल का जो पॉलिटिकली कैरियर रहा, मैं विधायक 18 से लगा के 23 तक, तो मेरे लिए न मैं पहले कोई, हालांकि कॉलेज प्रेसिडेंट बना था मैं 2013 में, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस था, लीडरशिप का एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, लेकिन प्रशासनिक ढांचे का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। न कि मैं पहले प्रधान, कोई सरपंच किसी पद पे रहा नहीं था। तो मैंने पिछले 5 सालों में सीखने का प्रयास किया, और सीखने के साथ ही मैंने काम करने का प्रयास किया, और मैंने मेरी 84 की जनता को पिछले 5 सालों में इतना बेस्ट काम करके दिया, तो जनता को ये लगा कि यार विधायक ये काम भी कर सकते हैं क्या। अच्छा, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं था, पहले कभी होता नहीं था, पहले विधायक कभी लोगों के बीच में जाते नहीं थे, सुनते नहीं थे, उनकी भावना क्या है, उनकी समस्या क्या, सुनते नहीं थे, समाधान नहीं कराते थे। ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी चीज हो, बिना पैसे के होते नहीं थे। तो मेरे कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट हो, डेवलप कार्य हो, विकास कार्य जो भी थे, निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं, जो भी जनता है सीधा मेरे से संपर्क करते, मैंने लोगों से सीधा काम किया। तो लोगों को लगा कि यार आजादी के बाद 84 विधानसभा में पहली बार एहसास हुआ कि ऐसे विधायक काम कर सकते हैं, विधायक का ये पावर होता है, विधायक ये कर सकते हैं। तो लोगों ने सेकंड बार मुझे 70,000 वोटों से जिताया, मतलब एक तरफा। 67,000। हाँ, तो एक तरफा, मतलब एक तरफा राजस्थान में परसेंटेज के मामले में टॉप पे हम थे 84 विधानसभा। और यही परिणाम रहा कि इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने लोकसभा, हमारा जो लोकसभा की मेरी जो जर्नी रही, न मैंने सोचा था कि मैं, क्योंकि इस एज में 31 साल की एज में मैं 2 बार विधायक बन गया, तो और वो भी हाईएस्ट वोटों से, तो मुझे और क्या चाहिए।
ना मैंने सोचा था, ना मेरे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने सोचा था। लेकिन आदिवासी इलाके के अंदर एक राजनीतिक दुर्घटना हुई। वो राजनीतिक दुर्घटना कहे या दुर्भाग्य कहे कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए, बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले गए। बड़े लीडर थे मालवीय जी, कांग्रेस के CWC मेंबर थे, और वो कांग्रेस उनके भरोसे उस इलाके में शायद काम या जो भी कहे, तो वो बीजेपी में चले गए। तो वो कहे, हम कहते हैं कि राजनीतिक दुर्घटना हुई वो, और उस वजह से वहां के साथियों ने मुझे आगे किया और भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे एज ए प्रत्याशी बनाया। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार उतारा उन्होंने, अरविंद करके था, वो भी बीजेपी से मिल गया। तो फिर कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के रूप में हमें साथ दिया। ओके, जो ये वसवा फैमिली थी गुजरात की, जिनकी पार्टी थी ये BTP, भारत ट्राइबल पार्टी, जहाँ से आपने पहला चुनाव लड़ा, और फिर आपने अपनी पार्टी बनाई जो भारत आदिवासी पार्टी जो आप बता रहे हो, तो आपने उसको छोड़ के ये नई पार्टी क्यों बनाई? इसका क्या लॉजिक? छोटू भाई वसावा एक स्ट्रगल कहा है कि उन्होंने ट्राइबल लीडरों की बात करें तो छोटू भाई वसावा का बहुत शानदार स्ट्रगल रहा है, मतलब बहुत बैंकर कहे इसको। और इन पे मतलब उन्होंने कई फरारी काटी, कई कहे कि राज्य के बाहर का मतलब कई प्रकार के मुकदमे, 55 के आसपास मुकदमे झेले, समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने BTP पार्टी का गठन किया, छोटू भाई वसावा ने। और 2018 के अंदर हमारा जो सामाजिक मूवमेंट था, उस सामाजिक मूवमेंट को हम पॉलिटिकल में कन्वर्ट हुआ। तो उस समय हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी, तो हमें लगा कि देश में छोटू भाई वसावा एज ए ट्राइबल, दलित, पिछड़ा, OBC जो भी हो, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, तो हमने उनकी पार्टी को राजस्थान के अंदर लाए। लेकिन राजस्थान के अंदर जब लाए तो उनको कहा कि आपका पार्टी का कोई बेच नहीं है वहां, ना का कोई कैडर है, पार्टी का ना सिंगल पदाधिकारी है, हमारा कैडर है, हमारा बेच है, उसको हम पार्टी ले जा रहे हैं। तो राजस्थान का कोई भी फैसला होगा तो राजस्थान के लोग लेंगे। वो गुजरात से थी पार्टी। हाँ, तो ये हमने ये क्या था कि सिलेक्शन प्रणाली हो, कैंडिडेट चुनाव किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, क्या करना है, ये डिसीजन हमारे राजस्थान के लोग लेंगे, ये तय हुआ था। लेकिन जैसे 2018 में 2 विधायक एक झटके से निकले, तो उस समय तत्कालीन जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे छोटू भाई के पुत्र थे महेश भाई वसावा। अब ये बात स्वाभाविक है और सही है कि मैंने जो स्ट्रगल किया वो मेरा बेटा इतना नहीं कर पाएगा, हो सकता है करे, मैं तो चाहूंगा वो करे, लेकिन बाप का जो, पिता का जो स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल की वजह, परिणामों की वजह से जो लाभ मिलता है, उस लाभ का अगर संभोग कोई पुत्र करता है तो उस पुत्र को नहीं पता होता है कि पिता ने क्या स्ट्रगल किया है और मेरे इस कदम से क्या होगा। तो वो उन्होंने हम पे कुछ चीजें थोपने का काम किया और महेश भाई वसावा बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ओके, हाँ, आज अभी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इसलिए हमने BTP पार्टी को छोड़ के हमारा खुद का एज ए पॉलिटिकली एक पार्टी बनाया, भारत आदिवासी आप पार्टी। परिवारवाद की बात कर रहे हो, पर आपने भी तो अपनी पार्टी में को एक तरीके से डायनेस्टी बना दिया। आप, आपके भाई कांतिलाल, मोहनलाल, ये सारे एक तरीके से उसी तरीके से परिवारवाद की तरीके से तो चला रहे हो जैसे वो चला रहे थे। देखो, इसको लेके कई बार विरोधी लोग माहौल बनाते हैं। इसमें बड़ी बात ये है, कई बार तो मेरे को लेके कहते हैं कि राजकुमार रोत एक बार विधायक बन गया, दूसरी बार क्यों बन रहा है, सांसद क्यों लड़ रहा है, एक ही आदमी क्यों लड़ रहा है। यार मैं जबरदस्ती नहीं लड़ रहा हूं, अगर जबरदस्ती कोई लीडर लड़ता है तो हारेगा। ये तो संतों वाली बात कर रहे हो आप। भाई जबरदस्ती कौन लड़ेगा, जबरदस्ती में लड़ता तो स्वाभाविक मैं सेकंड बार 70,000 वोटों से नहीं जीतता। जनता ने मेरे को, हमारी पार्टी के अंदर सिलेक्शन प्रणाली बना रखी है, लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन को महत्व दिया गया है, लेकिन पार्टियों ने सिलेक्शन अपने हाथ में रखा है कि किस कैंडिडेट को टिकट देना या किसको टिकट नहीं देने का फैसला कौन करता है, हाईकमान करता है। लेकिन हमारी पार्टी में हाईकमान नहीं करता है। हमारी पार्टी के अंदर जो जिस निर्वाचन क्षेत्र की जनता वोटिंग करेगी, इलेक्शन करेगी, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, वही जनता सिलेक्शन प्रणाली के प्रोसेस से टिकट देने का काम भी वही करेगी। और सिलेक्शन प्रणाली क्या होती है? पहले तो जाजम पे फैसले होते थे। हमारी सिलेक्शन प्रणाली ये होती है कि मेरी विधानसभा है, मान लो पहले 84 थी, तो 84 विधानसभा में 96 ग्राम पंचायतें हैं। उस 96 ग्राम पंचायतों के 5-5 लोग तय करेंगे और 96 ग्राम पंचायत के 5 लोग मिलके तय करेंगे। हर पर पंचायत से 5-5 लोग हमारे सामाजिक विंगों के हो गए, इसमें पॉलिटिकल विंग के हो गए, भक्ति विंग का हो गया, किसान मोर्चे का व्यक्ति हो गया। हर उस गांव का अंदर जो कहे कि किसान विंग है, भक्ति विंग है, बेरोजगार विंग है, सामाजिक विंग है, युवा विंग है, विद्यार्थी विंग है, इन विंगों के लोग मिलके
डिसाइड करते हैं कि इस विधानसभा में किसको टिकट देना है। ओके। अधिकतर यहाँ तो आम सहमति से, अगर आम सहमति नहीं बनती है तो वोटिंग प्रक्रिया होती है। तो हमारे पार्टी के अंदर अगर मान लो, इस चीज को समझना जरूरी है, और ये पूरे देश में हम तो कहते हैं कि इस फॉर्मूले को सारी पार्टियों को फॉलो करने की जरूरत है ताकि स्वच्छ छवि का लीडर सामने आए। ये तो है। तो उस पहले तो होगा कि पार्टी के दावेदार कौन है, तो दावेदारी करेंगे कि 5 लोग दावेदार हो गए, तो इन 5 लोगों को सिलेक्शन प्रणाली तय करेगी कि इसमें से 5 में से आम सहमति से किसको चुनना है। अगर आम सहमति नहीं बनती है तो वोटिंग प्रक्रिया होगी, और वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टी के अंदर वोटिंग प्रक्रिया होगी। वो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जिसका नाम आया उसको पार्टी टिकट देगी। ये कभी हुआ है ऐसा? हाँ, हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है। लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर मैं सिलेक्शन प्रणाली के अंदर मेरा नाम टॉप पे आया, अधिकतम वोट मुझे मिले, वोटिंग हुआ, क्योंकि मैं खुद ना कह रहा था, तो लोगों ने कहा कि हम वोटिंग कराएंगे, आप ना कहो। तो मैंने कहा आम सहमति, मैंने खुद ने ना कहा था, हमारे पार्टी के कई लोगों का कहना था कि राजकुमार जी ऑलरेडी विधायक है नहीं, लेकिन आम जनता ने कहा। तो पूरे संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा और एक आधी 9 विधानसभा के लोगों ने 800 के आसपास लोगों ने मिलके मतदान का प्रोसेस किया, हमारे पदाधिकारियों ने, और इसमें टॉप में पे आया, इसलिए मुझे टिकट दिया पार्टी ने। ओके। तो इस वजह से आपने कहा कि रोत, मतलब कांति भाई रोत, मोहन भाई रोत, हमारे वहां पर रोत गोत्र है, और रोत गोत्र बड़ी गोत्र है, तो उस वजह से प्रोसेस के तहत जो आए, तो क्योंकि रोत गोत्र बड़ी भी है, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे जो विधायक है वे कटारा है, डामोर है, आज एक भी विधायक रोत नहीं है, एक भी विधायक रोत नहीं, आज 4 विधायक है, 2 डामोर है, एक कटारा है, एक पटेल डिंडोर है। तो ऐसा एक माहौल बनाया लोगों ने कि ये रोतों की पार्टी है, रोत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा उस क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र की जनता तय करेगी कि कौन एमएलए बनेगा, कौन जिला प्रमुख बनेगा, कौन सांसद बनेगा। ओके सर, भील समाज से आते हैं, आप थोड़ा सा भील समाज के बारे में बताइए। क्या भील समाज की हिस्ट्रिकल अगर बात करें या कल्चर की बात करें और संवैधानिक जो राइट्स की बात करें, तो हम पहले सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। भील समुदाय के बारे में कहा जाता है, और यह सही भी है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज माना जाता है, और हकीकत है ये। और सिंधु घाटी सभ्यता से निकले हुए भील समुदाय कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर भी हमारे पुराने जो पूर्वजों बाप दादों की जो कहावत है उसमें कि दला डिंडोर का भी राज हुआ करता था। ईसा पूर्व के आसपास दिल्ली में दला डिंडोर करके व्यक्ति भील समुदाय का माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी है। हमारे देश में ये दिक्कत है कि हम अगर किसी 2000 साल पुरानी या 1500 साल पुरानी बात को अगर मानते हैं, कहते हैं, तो उसको माइथोलॉजी कहते हैं। लेकिन 8000 साल पुरानी कोई बात है उसको कहेंगे कि नहीं ये तो प्रमाणित है। ऐसी चीजें नहीं, उसका कुछ प्रमाण तो मिलता है। भीलों की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हम प्रमाण किसको मानते, जो लिखा हुआ है। अब लिखेगा कब व्यक्ति, जब एजुकेशन जाएगा। तो भील समुदाय में कागजी एजुकेशन तो गया ही नहीं। अभी हम कह रहे हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन में 10% लोग पढ़ाई किया। तो हमारा जो हिस्ट्री थी वो गीतों में, भजनों में थी। तो भीलों का जो हिस्ट्री रहा है, अजमेर राजस्थान के अंदर की बात करें, अजमेर में आज भील है, जोधपुर में गंगानगर में भील है जो नायक लगा दिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उस पूरे इलाके के अंदर भील पट्टी के रूप में जाना जाता है। और लिखित दस्तावेज जो अंग्रेजी शासनकाल से अगर बात करें तो ये 1650 के आसपास से कुछ दस्तावेज मिलते हैं। और ये 1875 का जो शेड्यूल, 1875 का जो मतलब ये 71 का नहीं, 1875 में अंग्रेजों ने जो अधिनियम लाए 1875 का, 71 के अंदर एक जजमेंट आया, उसमें भी है गजट, मतलब गजट था। तो आपको क्रिमिनल कास्ट भी डाला गया। हाँ, क्रिमिनल कैटेगरी में। तो उसको क्रिमिनल, मतलब एज ए क्रिमिनल, क्योंकि भीलों ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, लड़ने का काम किया अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने ट्राइबल को एज ए क्रिमिनल के रूप में एक कास्ट बना दिया कि क्रिमिनल कास्ट, बच्चा पैदा हुआ मतलब ये तो क्रिमिनल है, मतलब अंग्रेजों से जो लड़ा उसको क्रिमिनल बनाया। भीलों की हिस्ट्री की बात करें, आज भी भील 4-5 राज्यों के अंदर हैं। और इनका जो कल्चर है वो प्रकृति को मानते हैं, अपने पितृदेव को मानते हैं, अपने कुल देवी कुल मतई को मानते हैं। मतलब जो वास्तविक थे वो जो प्रकृति में विलीन हो गए, उनको अपना आराध्य देव
मानते हैं। ओके पर इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है कि आप भी कई बार कहते हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ना हम हिंदू हैं ना हम क्रिश्चियन हैं, हमारी अपनी एक एथनिक पहचान है, हमारी एक एथनिक आइडेंटिटी है, और हमारे लिए जो हमारे नदी नाले पर्वत हैं वो हमारे पूर्वज हैं। हम एनिमिज्म को मानते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि आप पेड़ों को और इनको करते हैं। तो जब आप ये कह रहे हो कि आपके पास रिटन टेक्स्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, उस तरीके से आपका एक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है आपका ये पूरा का पूरा भील समाज और भील आपका जो है, तो जो आप बता रहे हो जिन रिलीजन्स की, चाहे हिंदुइज्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उनके साथ आप कैसे पैरेलल बिठाओगे फिर? देखो आपने कहा कि वो आइडेंटिटी आपके क्राइसिस नहीं होंगे फिर? देखो एक चीज ये समझना है कि हमने कहा कि रिटर्न नहीं है। रिटर्न किसको कहा, मतलब रिटर्न में आएगा क्या चीज, जो प्रचलन में होगा, जो प्रचलन में होगा वो कागज पे आएगा। ऐसा तो है नहीं कागज पे आया इसके बाद, हाँ ये जरूर कागज पे वही चीज आएगा जो पहले प्रचलन में है, कई बोली भाषा में है, किंवदंतियों में है, या कई व्यवहार में है, उसी को कागज पे लाया जाएगा। तो ट्राइबल इलाके के अंदर ये सच है, मैंने कई बार कहा है, आज भी कहता हूँ, भविष्य में भी कहूंगा कि आदिवासी किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता। मैं इस बात को अगर सिंपल भाषा में समझाएं कि मैं किसी डाली बनने से बेहतर है कि मैं जो मेरा जो जड़ है या मेरा जो तना है, मुझे तना कहलाने में मतलब खुशी होगी, क्योंकि डालियां जो हैं, धर्म की बात करें, मेरा जहां तक मानना है कि अधिकतर जो धर्म है ट्राइबल कल्चर से ही डेवलप होकर धर्म बने। अधिकतर धर्म ट्राइबल का जो कल्चर था, ट्राइबल की पूजा पद्धति, उसी से मॉडिफाई होकर धर्मों का निर्माण हुआ है। सही बात है। तो सारे धर्मों की जड़, सारे धर्मों का मूल तना तो ट्राइबल कल्चर है। तो मैं एज ए अपना तना, अपना जड़ को मानूंगा, मैं डालियों को क्यों मानने जाऊंगा? अधिकतर धर्मों की अगर स्टडी करें तो सारे ट्राइबल कल्चर, ट्राइबलों का जो पूजा पद्धति थी उससे डेवलप होके बने। हाँ, आज इस देश में चल रहा है कि यहाँ मस्जिद थी तो वहाँ हिंदू धर्म था, ये था, कोई बुद्धिज्म था। तो अगर इस लाइन पे जाएं तो 99% ट्राइबल मिलेंगे, जो थानक हैं, जो आज कहा जाए कि जो मतलब आस्था का केंद्र है, भले आज वो किसी भी धर्म का होगा, लेकिन उसका मूल में जाएंगे तो आप सारे ट्राइबल मिलेंगे आपको। तो आप आजकल जो ये चीज़ चल रही है वनवासी वर्सेस आदिवासी, और जिसमें आपके बारे में एक पर्टिकुलर पार्टी जो ये भी कहती है कि ये प्रिमिटिव हिंदुइज्म, जो पुराने तरीके के, जो पुराने हिंदुइज्म से जो निकले हुए लोग हैं, ये वही हैं और हमारे ही ये पार्ट हैं, तो उस चीज़, उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आप कैसे कन्फ्रंट करोगे? इससे कहने वाले लोग ये पहले ये कर ले, पहले ये तय कर ले कि ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल पहले आया कि हिंदुत्व पहले आया। भाई धर्म किससे निर्माण होता है? लोगों से होता है। धर्म मतलब ट्राइब से माइथोलॉजी निकली, माइथोलॉजी से धर्म बना। ठीक है भाई, धर्म कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? या धर्म लोगों को पैदा करेगा, लोग धर्म को डेवलप करेंगे। भाई इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्म लोगों को पैदा करेगा क्या, या लोग धर्म को आइडेंटिफाई, मतलब धर्म को अलग अलग चीजें कलेक्ट करके एक ग्रंथ बनाया उन्होंने, एक विचारधारा बनाई। तो ट्राइबलों से सारे धर्म निकले, भले वो आप हिंदू कहो या कोई भी कहो। अधिकतर इंडिया की जो आइडेंटिटी, विशेषकर हिंदू धर्म के लिए कहा जाता है कि ट्राइबल कल्चर से डेवलप होके ये चीजें, बहुत सारे धर्म बने। तो हमारा जहां तक मानना है कि आदिवासियों की पूजा पद्धति, आदिवासियों की जो प्राकृतिक है, अलग से धार्मिक आइडेंटिटी की डिमांड हम लोग करते आ रहे। आप लोग देखते होंगे। तो आप क्यों धार्मिक होना चाहते हो फिर? भाई हम कोड चाहिए। क्योंकि जनगणना हो रही तब आदिवासी को ईसाई में ठोक रहे हैं, आदिवासी को हिंदू में ठोक रहे हैं, कोई बुद्धिज्म में ठोक रहे हैं, कोई मुस्लिम में ठोक रहे हैं, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ ट्राइबल। तो ट्राइबल अलग अलग धर्म में बंटने की वजह से आज ट्राइबल ही आपस में लड़ रहा है धर्म को आधार पे। आप मणिपुर में देखते होंगे, आज मैतेई और कुकी लड़े, एक विष्णु मतलब एक हिंदू बना हुआ और एक ईसाई बना हुआ है। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम, त्रिपुरा में भी यही माहौल बन रहा है। झारखंड में भी लड़े, एक ईसाई और हिंदू दोनों आपस में हैं, ट्राइबल है। संथाल, इधर भी संथाल है, उधर भी संथाल है, और एक ईसाई बन के लड़ रहा है और एक हिंदू बन के लड़ रहा है। तो ट्राइबलों को एक मंच पे लाने के लिए, एक सांस्कृतिक संवैधानिक पहचान के लिए अलग धार्मिक आइडेंटिटी कोड की हम डिमांड कर रहे हैं। इस डिमांड को लेकर जब करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी है, ये तो इसके विरोधी है। यार आप इस चीज को समझना पड़ेगा कि लॉ के हिसाब से भी ट्राइबल हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम ट्राइबल पे लागू नहीं होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी ट्राइबल नहीं है। कल्चर के आधार पे, क्योंकि हिंदू धर्म की पूजा पद्धति, हिंदू धर्म का जो तरीका है, ईसाई धर्म का जो तरीका है, मुस्लिम का जो तरीका है, उससे ट्राइबल का कल्चर अलग है।
तीनों धर्मों से मेल नहीं निकला खाए। तो वही है, वहीं से निकली हैं चीजें। हाँ, वहीं से निकल के उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उसमें काल्पनिक चीजें ज्यादा डाल दिए, कट्टरता ज्यादा डाल दिए, कट्टरता ज्यादा डाल दी, ट्राइबल के अंदर वो चीजें नहीं है। तो हमारा जहाँ तक कहना है कि ट्राइबलों के लिए अलग धर्म आइडेंटिटी कोड की डिमांड देश में पुरजोर तरीके से हो रही है। अगर सरकार सच में ट्राइबल हितैषी मानती है तो ट्राइबलों को अलग धार्मिक आइडेंटिटी, संवैधानिक मान्यता देने का काम करे। आपने देखा होगा जैन धर्म पे हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है, ट्राइबल पे मात्र नहीं होता है, क्योंकि ट्राइबल हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है कि ट्राइबल हिंदू ईसाई इन धर्मों में नहीं आता है, ट्राइबल की अपनी अलग से पूजा पद्धति, अलग से आइडेंटिटी है। हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। जैन धर्म पे हिंदू विवाह अधिनियम भी लागू होता है, फिर भी जैन धर्म के लोगों ने 2011 में डिमांड किया कि हमको अलग धार्मिक आइडेंटिटी कोड दिया जाए, तो जैन धर्म को अलग आइडेंटिटी कोड मिला, तो वो तो हिंदू विरोधी नहीं हो गए। पर आप जब ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी शो करता है। और आप नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, जब एक पॉलिटिकल मैसेज शो करता है या आपके विरोधी उसको एक पॉलिटिकल मैसेज के थ्रू दिखाते हैं। दूसरा, एक इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि वनवासी वर्सेस आदिवासी जो है, जिसमें आप ये कहते हो कि हमारी ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है और हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, धर्म की नहीं है, स्वाभिमान की नहीं है। तो इस जल जंगल जमीन की लड़ाई को आप करते 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 यहाँ तक पहुँचे हो, पर क्या इससे कुछ आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर आप ये, आपने झारखंड का और नक्सल का और इनका भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो इन्होंने माओइस्ट तरीके से रेवोल्यूशन करे, आप लोगों ने पोस्टल बैलेट्स चुने। तो उस पे क्या वनवासी और आदिवासी की जो आदिवासी वर्सेस वनवासी की जो लड़ाई है, मेरा जहाँ तक मानना है कि आदिवासियों की पहचान को, आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करने का एक संसाधन बनाया है वनवासी के नाम से, एक संस्था बनाई है। क्योंकि वनवासी, इसकी डेफिनेशन क्या हुआ? वनवासी मतलब वन में रहने वाला। तो वन में रहने वाला तो जानवर भी हो सकता है, वन में रहने वाला तो जानवर भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वनवासी, वन मानववासी थोड़ी बोल रहे हैं, वनवासी बोल रहे हैं। तो वनवासी आदिवासी आइडेंटिटी को खत्म करने का एक संस्था बनाई है, हमारा जहाँ तक मानना है। हम लोग कहते हैं कि आदिवासी जो ट्राइबल, अब अंग्रेजी शासन काल से लगा के आज ट्राइबल आइडेंटिटी, और 1871 में पहली जनगणना हुई इंडिया की, बताते हैं 1871 से लगा के 1951 तक धार्मिक आइडेंटिटी की बात करें तो अलग से धर्म कोड के मतलब जनगणना हुई 1871 से 1951 तक। ट्राइबलों को अलग से आइडेंटिटी दे रखी है। तो आजादी के बाद क्या दिक्कत हुई ट्राइबल को अलग आइडेंटिटी देने से? आज पूरे देश में ट्राइबल आइडेंटिटी मांग रहा है। सरना धर्म की बात हुई, झारखंड के जो साथी मांग रहे, तो 2011 की जनगणना में 46 लाख सरना धर्म को भरा है ऑप्शन, उस शायद 31 लाख जैन धर्म है। तो सरना धर्म की संख्या ज्यादा है, जैन धर्म की ज्यादा है, कम है। फिर भी आपने हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैन धर्म की भी अपनी एक आस्था है, अपनी एक पहचान चाहते हैं, अच्छी चीज है। हमारे देश को विविधताओं का देश इसीलिए कहा जाता है, हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्राइबल जो मांग रहा है तो उसको आप अनलीगल कह रहे हो, दूसरे मांग रहे हो तो लीगल मान रहे हो। अच्छा, ये लड़ाई है आपकी। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें नवंबर 17, 1913 की, जो मानगढ़ मैसेकर जो हुए, गोविंद गुरु जो थे आपके, इतने बड़े लीडर हुए जिन्होंने इतने सारे वहाँ पे अच्छे काम भी करे आपकी सोसाइटी में, और उन्होंने भील राज की बात करी। और अब आप कह रहे हो भील प्रदेश, और हम आप उसका रीज़न देते हो कि हमारा कल्चरल आइडेंटिटी या एथनिक आइडेंटिटी के बेस पे ये होना चाहिए, जैसे लद्दाख के साथ हुआ या फिर उत्तराखंड के साथ हुआ। अगर हम बाहर विदेश में बात करें तो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, वहाँ पे ये हुआ। तो आपको नहीं लगता कि एथनिक नेशनलिज्म जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है कई बार? उसके बिहाफ पे अगर आप ऐसे स्टेट्स बनाने लगे या थियोलॉजिकल स्टेट्स बनाने लगे धर्म के हिसाब से, तो फिर तो चीज़ें गड़बड़ हर रोज़ कोई ना कोई उठ खड़ा होएगा। देखो, हम तो अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो अलग स्टेट मान रहे हैं और मान के लूट रहे हैं आपको। हम तो अलग स्टेट, हम तो अलग बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ लीडर अलग स्टेट मान रहे हैं और मान के लूट रहे हैं। आसान भाषा में बताइए थोड़ा सा। उसको आसान भाषा में ये कहें कि कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अभी भाजपा की सरकार है, उदयपुर संभाग को अलग स्टेट कुछ लोग मानते हैं लीडर, और वहां का मुख्यमंत्री मानते हैं अपने आप को।
और मुख्यमंत्री मान के वहां के जितने जो मिनरल से वहां की जो संपत्तियां हैं उनको लूटने का काम, पूरा शासन प्रशासन चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार में भी राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान को अलग से राज्य मान के मुख्यमंत्री बन के बैठे रहते हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हो, राजस्थान की पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान अलग राज्य है। बीजेपी आती है तब कहते हैं कि वहां का मुख्यमंत्री ये है, कांग्रेस आती है तब कहते हैं कि वहां का मुख्यमंत्री ये है। आपको जयपुर में बैठे हुए पूर्व गहलोत साहब को या अभी भजनलाल जी से मिलने की जरूरत नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री से मिलो। ये प्रचलन में है और लूटने का काम कर रहे हैं। हमने अलग राज्य की जो मांग कर रहे हैं, ये राज्य अलग मांग क्यों जरूरत पड़ रही है आज, आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है, आप इसको समझना पड़ेगा। हम किसी चीज का सीधा विरोध करते हैं, कई लोग बिना सोचे समझे सीधा विरोध पे। आप सब ये सोचो कि ट्राइबल अलग स्टेट क्यों मांग रहा है। आप रिसर्च करो कि एजुकेशन साक्षरता की बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका कौन सा है? आप वाला ही है। हम कुपोषण अति कुपोषण की बात करेंगे, सबसे पिछड़ा अति कुपोषित इलाका कौन सा है? हम अगर बात करेंगे कि बेरोजगारी की बात करेंगे, सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? हम अगर बात करेंगे व्यक्तिगत आय, जो इनकम की बात करेंगे, तो सबसे व्यक्तिगत इनकम कम किस इलाके में? वही इलाका। मध्य प्रदेश का झाबुआ अलीराजपुर, गुजरात का दाहोद, साबरकांठा बनासकांठा, महाराष्ट्र का नंदुरबार नासिक। जो बिल स्टेट की डिमांड चल रही है चारों राज्यों को मिला के, वही इलाका चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा इलाका है। अब इस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज की परिप्रेक्ष्य में ये बात बताई मैंने। पूर्व इतिहास की बात करें तो पूर्व इतिहास में 1913 में अंग्रेजी शासन काल से बिल राज्य बनाने की मांग चली, अलग से बिल राज। और 1919 के आसपास अंग्रेजों ने अलग से एक नक्शा भी बनाया। 1871 का भी एक नक्शा, जेम्स टोड की किसी किताब में इसको है कि अलग बिलिस्तान के नाम से एक नक्शा भी दिया गया है। बिलिस्तान के नाम से अलग एरिया भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इसीलिए शेड्यूल 5 इलाका वो टेरिटरी दिया है। पांचों राज्यों का शेड्यूल 5 इलाका वो वही इलाका है। आज उसकी लड़ाई गोविंद गुरु महाराज ने भी लड़ी। दिलीप सिंह जी भूरिया मध्य प्रदेश के बड़े लीडर थे, पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा के लीडर रहे, मंत्री भी रहे वो। उन्होंने भी बिल प्रदेश की बात मांग की। सोमजी भाई डामोर गुजरात में 7 या 8 बार के सांसद हैं, मोदी जी से भी सीनियर लीडर रहे हैं वो वहां के भाजपा के। उन्होंने बिल प्रदेश की अलग से मांग की। हमारे राजस्थान के नंदलाल जी मीणा ट्राइबल मिनिस्टर रहे, और अभी हमारे जो हेमंत जी हैं उनके पिताजी हैं, उन्होंने ये तक बोला था कि मैं सरकार में गिरवी नहीं हूं, बिल प्रदेश की मांग करूंगा, अगर उस मांग के लिए मेरा मंत्री पद भी छीन ले तो मुझे कोई परवाह नहीं। तो ये आज हमको कह रहे हैं कि अलग बिल प्रदेश की मांग करने वाले गलत है, तो हमारे से पहले 1913 से लगा के आज तक कई लीडरों ने मांग करी है। तो इसको सरकार इसका वो लीडर्स कई बार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भी तो मांग करते हैं, उनका कोई कॉन्क्रीट प्लान थोड़ी ना होता है। उस एक चीज ये कि ये जो बिल प्रदेश की जो मांग करने वाले जितने लीडर थे, उन सबकी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है, भले वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। दोनों पार्टियों ने अधिकतर जितना जो बिलों की स्वायत्ता के लिए बात किया, बिलों के उद्धार के लिए बात किया, उन सबको राजनीतिक हत्या करने का काम किया। आपने तो मैप भी जारी कर दिया था बिल प्रदेश। हाँ बिल्कुल, पहले से है इसका पहले से है, मैप है इसका। किसी ने, एक दो नेताओं ने कहा था कि भाई ये तो एंटी नेशनल चीज है, इनको तो अंदर डालो। और एक हाँ ठीक है, वो कह सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। हाँ, भारत देश की अभी आइडेंटिटी, जेल में रहे हो आप कभी? भारत देश की पहचान बन गई है अभी। हाँ, कि जो सच्चा बात करेगा, संविधान की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, वो सभी देशद्रोही। आज पहचान बन गई, आप देख सकते हो। लद्दाख में क्या हुआ? जिस आदमी ने फौज के लिए एक अच्छी खोज की, जिस आदमी ने विश्व लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया, क्या स्थिति बनी हुई है? कहाँ है वो? जोधपुर में। तो हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन इस डर से हम चुप नहीं रह सकते। इस डर से हम चुप, अलग राज्य की, ये क्या कह रहे हैं, जाति के आधार पर राज्य की मांग कर रहे हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आप जाति के नाम पर या समुदाय के नाम पे राज्य की बात हो रही है, तो आप कह रहे हो कि गलत मांगे, तो आप धर्म के नाम पे देश की मांग कैसे कर रहे हो?
भाई अब आप कह रहे हो हिंदू राज्य बनाएंगे और हम के लिए बिल प्रदेश बनाना है, तो हमारी मांग तो गलत होगी और तुम कह रहे हो हिंदू राज्य की, तो वो सही होगी? दोनों ही गलत है। तो वो करे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम करे तो गलत है। वो करे तो देश प्रेमी, हम करे तो देश विरोधी। तो इस आज ये हकीकत है कि आदिवासी इलाके की हालत बहुत भयंकर है। हर किसी ने लूटने का साधन बनाया है उस क्षेत्र को, और इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ी हुई है। पर आपको नहीं लगता कि ये जब ये प्लान बनते हैं स्टेट बनने के और ये सारे के सारे, तो इसमें जनरेशन की जनरेशन लग जाती हैं? क्या पता आपकी जनरेशन के बाद अगली पीढ़ी हो तब तक ये सारी चीज़ हो जाए, रादर देन आप उस चीज़ को फोकस कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप भील और जो समुदाय है आदिवासी, उनके एजुकेशन पे, उनके हाउस होल्ड्स पे, उनको और ज़्यादा उत्थान करने के, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। सरकार एजुकेशन की बात करें, ट्राइबल इलाके में हायर एजुकेशन में 70-80% पद खाली हैं। प्राइमरी अपर प्राइमरी एजुकेशन में 80% पद खाली है टीचरों के। 200-200 बच्चों पे, 150-150 बच्चों पे एक टीचर लगा हुआ है, और अभी उनको भी तो कुत्ते की रखवाली के लिए आदेश दे दिया। कैसे एजुकेशन मिलेगा? सरकार का उद्देश्य है साक्षर बनाना, सिर्फ डिग्री देना। कर दिया कि 8वीं तक कोई फेल नहीं करेगा, क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। अभी सिर्फ डिग्री दी जा रही है कि हाँ ये 10वीं पास, 12वीं पास। और ट्राइबल इलाके के अंदर सारी स्कूलों की हालत खराब है। स्कूलों टेंट के नीचे चल रही है और कह रहे हैं हम अमृत भारत बनाने जा रहे हैं। टेंट के नीचे आज आदिवासी इलाके में आज मतलब 50% स्कूलों में भवन नहीं है। कोई मीडिया भी इसको कवर नहीं करेगा। मीडिया जो चमकेदार चीज है, धर्म वाली चीज है, आपस में टकराव वाली चीज है, इन चीजों को हाईलाइट करेगा, लेकिन नेचुरल जो ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है, ट्राइबल इलाके में क्या हालत है, ट्राइबल इलाके में किसी छोटे मोटे कोई लड़ाई हो गई है, किसी ने किसी को पत्थर मार दिया, तो वो मीडिया बड़ा हाईलाइट करेगा। लेकिन 500 बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन है, वहां पर 5 टीचर नहीं है, वो मीडिया हाईलाइट नहीं करता है। तो ये है बहुत सारी चीजें। आज दिल्ली और जयपुर के अंदर उस इलाके की नेगेटिव चीजें को परोसा जाता है। अच्छा। तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ के मीडिया को वही चीज मिलती है, यार ऐसा होगा ऐसा होगा। वहां एक्चुअली समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में आज नक्सलाइट, आपने झारखंड छत्तीसगढ़ का नाम लिया, 14 साल की बच्ची, सीआरपीएफ के जवान उसको हथियार पकड़ा के सरेंडर करवा रहे। तो क्या पैदा होने से पहले ही नक्सली बन गई थी वो? क्या जिसपे शायद 1.5 लाख का, 13 लाख का कुछ इनाम रखा था। 14 साल की बच्ची जिसको सोच समझ भी विकसित नहीं हो पाती है, उस बच्ची को नक्सली और इनामी नक्सली घोषित किया हुआ था, ये बताते हैं। तो क्या पैदा होने से पहले नक्सली बन के पैदा हुई थी? क्या हथियार लेके पैदा हुई थी? हाँ, ये भी है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि इसकी क्या मजबूरी थी, जिस उम्र में वो खेलने की आदत थी, खेलने का काम था, पढ़ने का काम था, उस समय हथियार क्यों उठाए, इस पे कोई बात नहीं करेगा। हिडमा वाला हुआ, ठीक है, उसने हथियार उठाया, सरकार के खिलाफ कुछ चीजें की, तो उसकी आवाज उठाने का अधिकार था। तरीका हो सकता है गलत है, लेकिन वो तरीका अपनाया क्यों? आज उस व्यक्ति का घर नहीं है, 4 दीवारें मकान का नहीं है, हिडमा की 4 दीवारें नहीं है, उसकी माँ दर दर की ठोकरें खाती थी, परिवार दर दर का ठोकरें खा रहा था। उस आदमी ने अपने जीवन काल में 1 रुपया नहीं कमाया, घर की 4 दीवारें नहीं बना पाया, और आज इसको हम कह रहे ये करके गोली मार दी। ठीक है, चलो गोली मार दी, लेकिन वो गया क्यों, उसने हथियार पकड़ा क्यों? इस पे कोई नहीं जा रहा है। आज चल रहा है छत्तीसगढ़ में अंदर कि जो हिडमा जब तक था तब तक अडानी कंपनियों को लीज नहीं दे रखा था, लीज दिया तो भी जाओ कब्जा नहीं कर रहे थे। हिडमान ये लोग मर गए, इसके बाद फौज की बलबूते पे जाके पूरा कब्जा करके जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। क्या बन रहा है, देश का ट्रेड क्या बन रहा है? छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 16 साल का बच्चे को कई अभी जितने जो नक्सलाइट के नाम से मारे, अधिकतर 20 साल 18 मतलब 25 साल के अंदर वाले। आज 20 साल का बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता है, उसने हथियार क्यों उठाया? हथियार देने वाले कौन है, उस पर किसी ने पता नहीं किया। आज चाइना की आधुनिक हथियार आए उनके पास, कहां से? क्या छत्तीसगढ़ का आदिवासी चाइना जाके लाया क्या? उनको कौन सप्लाई कर रहा था? इस पे खोज नहीं होगा। नक्सलाइट का भी देखा, इसकी हम हिस्ट्री में जाएंगे। सलमा जुड़ुओ का अभियान चला था शायद 2005 के आसपास। उस समय बताते हैं कि 90,000 के आसपास आदिवासी मारे नक्सलाइट के नाम पे। उस समय भी आज जो कह रहे हैं कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरा नक्सल मुक्त भारत कर देंगे, उस समय भी वही चला था। तो फिर नक्सलाइट खत्म क्यों नहीं हुआ उस समय? उस समय भी 90,000 के आसपास आदिवासी मारे गए, आज भी लगभग 1000 के आसपास मारे गए। 1000 के आसपास मारे गए तो जेलों में कितने होंगे?
प्रताड़ित परेशान या कहें कि इसका दुष्परिणाम कितने परिवारों पे पड़ा। एक व्यक्ति मरा होगा, उसके पूरे परिवार पे दुष्परिणाम पड़ा, तो पूरा परिवार तो बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज पे मुझे जहां तक लगता है कि जल जंगल जमीन को हड़पने के षड्यंत्र और ऊपर मीडिया में या ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि वो गलत है, मतलब उसको पूर्ण रूप से गलत शो करके पेश किया जाता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए धर्म का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये संविधान ने जो आपको राइट दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे आदिवासी वहाँ पे? देखो, मेन रीजन ये है कि वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है, या तो उनकी जानकारी नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरा, जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता होते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों को नेता पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, न कि समुदाय के प्रति, क्योंकि टिकट पार्टी देती है उनको। वोट तो समुदाय से लेते हैं ये, लेकिन टिकट पार्टी देती है, और उनको पता है कि बारी बारी से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हमारा नंबर आ जाएगा। जब तीसरी पार्टी हमारी जैसी उभरती है तब उनको खलबली मचती है। तो संवैधानिक प्रावधान इसलिए लागू नहीं हो पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का इंटरेस्ट और ट्राइबलों के प्रति सही नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है। उनको लगता है कि ये सिर्फ अनाज वनाज में, गेहूं वेहूं में, 2 रुपये किलो गेहूं में, या फिर उनको आवास में उनको कुछ 2 पैसे में खरीद लेंगे वोट, ट्राइबल को खरीद लेंगे, धर्म के नाम पे उनको डाइवर्ट कर देंगे। ये इनकी सोच से काम कर रहे हैं, इसलिए संविधान के प्रावधान ट्राइबल इलाके में लागू नहीं हो पा रहे। ओके सर, इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जैसे आप अपने को बताते हो कि हमारे ऊपर जातीय उत्पीड़न होता था और हमेशा से होता है, और हम लोग वो हैं जो जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने और लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और उनको कभी भी उस तरीके से पहचान भी नहीं मिली। तो और राणा पुंजा की मैं बात कर रहा हूँ, राणा पुंजा भील जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हिस्ट्री की बात करें, बप्पा रावल से गोहिल वंश की स्थापना मानी जाती है 700-800 750 ईस्वी से, और उस समय से बप्पा रावल 3 साल के बच्चे थे। ईडर से जब लेके निकले तो देता और एक दूसरा नाम कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, ये 2 भील समुदाय के व्यक्ति ही बप्पा रावल का 3 साल का बच्चे थे, वो 3 साल के बच्चे थे, और भील समुदाय के लोग ही उनको लेके वहां से निकले थे। और आज ये पूरा इनका बप्पा रावल से लगा के महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप तक पूरा एक साम्राज्य बना। ठीक है, हमेशा भील समुदाय ने एक स्वाभिमान, एक जबान के हिसाब से स्वाभिमान के लिए साथ में रहे, लड़ाई लड़ी। सारे युद्ध में महाराणा सांगा ने जितने जो युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा, खमनौर का युद्ध, मतलब जो भी जितने भी युद्ध लड़े, इन सारे युद्धों में भीलों ने साथ दिया। हल्दी घाटी एक युद्ध फेमस हुआ सबसे ज्यादा, और इसलिए फेमस हुआ कि अकबर की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की, वो सिर्फ महाराणा प्रताप ने मात्र ने, मतलब सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैंने कई बार कहा है कि कई बार हमारे राजपूत कम्युनिटी के भाई किसी और के बहकावे में आके भील समुदाय को अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, उनके साथ छुआछूत भेदभाव करने लगते हैं, उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि हम जिस राजा महाराणा प्रताप के नाम से हम जो मुझे ताव पे लगा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप का नाम इसलिए रोशन हुआ कि भीलों की सेना थी साथ में, इसलिए वो युद्ध जीते। आप देखते होंगे लड़ने कौन आया आज, महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई क्या धर्म की लड़ाई थी कि स्वाभिमान और सत्ता की लड़ाई थी? बिल्कुल सत्ता और स्वाभिमान की लड़ाई थी, ना कि धर्म की लड़ाई थी। पर उसको पेश उस लेकिन आज के इतिहास के परिवेश में क्या लड़ा जा रहा है कि धर्म की लड़ाई थी। तो धर्म की लड़ाई थी तो मानसिंह लड़ने आया था अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? मानसिंह लड़ने आया था। महाराणा प्रताप के 2 भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। ये 2 भी मानसिंह के साथ चले गए थे, अकबर के साथ चले गए थे अंतिम समय में। ये बात अलग है वो युद्ध में सामने नहीं है, लेकिन उनके खेमे में चले गए थे। पीछे तो उस समय था कौन? मतलब महाराणा प्रताप के सगे भाई नहीं थे उनके साथ में। उस समय एक मुस्लिम सेनापति था और एक भील सेनापति था, और आज इसको ये कह के कि हिंदू धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। यार किस चीज को, हर एंगल को आप धर्म में लाके ठूस रहे हो। हम धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन वर्तमान में धर्म को सत्ता का सब्जेक्ट बना दिया है, सत्ता पाने का ढाल बना दिया है। उस चीज का हम विरोध करते हैं। अब उसका विरोध करते हैं तो कहते हैं तुम तो धर्म विरोधी हो। किसी ने कहा ना आपको, कौन से मंत्री ने कहा था कि डीएनए चेक करवा लो, और अपने डीएनए राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को डीएनए टेस्ट
कराना चाहिए। मतलब देखो वो हिंदू निकलेंगे ऐसा कुछ क्या? मतलब इस तरह से जो बयानबाजी, आज हमारे राज्य और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, जो लोग ऐसी मानसिकता से हैं, और ऐसे मानसिकता वाले लोग आप समझ सकते हो कि एजुकेशन व्यवस्था का क्या डर्रा बिठा के रखेंगे, क्या हाल करके रखेंगे। बाकी सर एक चीज तो है, आपका ये जो पार्टी है बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, इसको भी आपने भील आदिवासी पार्टी बना के छोड़ दिया। और भी तो आदिवासी हैं, और भी तो बसते हैं, उनकी भी तो बात कर लिया करो कभी आप। देखो, हम लोगों ने पार्टी का जब निर्माण किया उस समय इस पे काफी रिसर्च करके सोचा, तो हमने भारत आदिवासी पार्टी, ताकि पूरे देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, और ये भी नहीं है कि सिर्फ आदिवासी ही लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, सभी वर्ग के। हम ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव शब्द है, ये शब्द निकला कहाँ से और ये भावना कहाँ से प्रकट हुई। आज हम कहते हैं विश्व में मोदी जी जाते हैं, कोई भी लोग जाते हैं, हमारे बड़े लीडर जाते हैं, तो वहाँ परिचय दिया जाता है कि ये उस महान देश के आते हैं जिस देश में अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान को भगवान के बराबर माना जाता है। ये शब्द ट्राइबलों के व्यवहार और ट्राइबल समुदाय, आदिवासियों के व्यवहार और आदिवासियों की भावना से निकला हुआ शब्द है। आदिवासी समुदाय में कोई भी व्यक्ति नया आता है, कोई मेहमान आता है किसी भी वर्ग का, उसको मेहमान शब्द करके उपयोग में लिया जाता है, व्यक्ति के नाम से वो संबोधन नहीं दिया जाता है। अतिथि देवो भव ट्राइबलों से निकला हुआ है। तो आज ट्राइबल सबकी अधीनता, मतलब ट्राइबल सबको सम्मान दे रहा है। तो ट्राइबलों के नेतृत्व में अगर कोई पार्टी चल रही है तो उसके साथ में चल के किसी भी, मतलब साथ में चल के काम करने में किसी भी वर्ग को तकलीफ नहीं होनी किसी भी वर्ग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आप तो भील को ऊपर लेके आ रहे हो ना। ऐसा नहीं है, हमने हर व्यक्ति को जगह दिया है। हमारे अंदर एसटी कम्युनिटी भी है, माइनॉरिटी भी है, ओबीसी के व्यक्ति भी हैं, सामान्य वर्ग के भी कुछ अच्छे लोग हमारे साथ आए हैं। अभी शायद थोड़े दिन पहले किसी एक मंत्री ने या नेता ने ये भी कहा था कि अभी तो जो बीएपी, जो भील आदिवासी पार्टी, ये बच्चा आदिवासी पार्टी है, इसको बाप बनने में टाइम लगेगा। देखो, एक चीज ये मानना पड़ेगा कि कम से कम चर्चा में तो आ रहे हैं कि बाप बनेंगे, ठीक है। उनको ये आवाज तो हो रहा है कि ठीक है चलो मान गए, लेकिन उनको भी ये पता है कि बाप बनेंगे ही। हमारा उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, सभी ये कहते हैं, ठीक है, सारे पॉलिटिशियन यही कहते हैं, एग्जैक्ट ये लाइन, हमारा उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। नहीं, वो भले कुछ भी बोलते हैं, हमारे तो दिल से बोल रहे हैं हम तो। हमने जिस उद्देश्य से काम किया है, अगर सत्ता पाने का होता तो पिछली बार कांग्रेस के लीडर कह रहे थे आ जाओ सम्मिलित हो जाओ, बसपा के लोग हो, बीएसपी के हो ही गए। और आपको कैंडिडेट भी नहीं उतारा ना आपके खिलाफ, तो कांग्रेस ने शायद उतारा था कैंडिडेट, कांग्रेस ने। वो दूसरे इंडिपेंडेंट लड़ गया था कुछ, ना कांग्रेस के सिंबल से लड़ा था वो चुनाव, 60,000 वोट आए थे उसको। हाँ, वो बीजेपी के साथ मिल गया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लास्ट में कुछ कर लिया कांग्रेस ने। मैं कई बार कांग्रेस के लिए भी कहता हूँ कि अच्छे लोग थे, उन्होंने हमारा साथ दिया, इंडिया अलायंस के गठबंधन में साथ दिया। और जो कमल कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस बीजेपी मिलके काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। तो आप थोड़े किसके तरफ ज्यादा झुकाव, आपका दिल किसकी तरफ ज्यादा है? मैं मेरी पार्टी के साथ हूँ। फिर भी आप तो इंडिया अलायंस के साथ तो थोड़ा टिल्ट हाँ, है एक्चुअली है, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो मोदी ने क्या खार खा रखी है आपकी, क्यों बीजेपी के साथ क्यों नहीं हुआ? वो तो हमारा किसी के साथ होना या नहीं होना, हम हमारे मुद्दों के साथ है, हम किसी के साथ नहीं है। हमारे मुद्दों पे जो काम करेगा, हमारे मुद्दों के साथ जो खड़ा रहेगा, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी हो, दलित पिछड़ा हो, इस देश की कहे कि गरीब आवाम के साथ जो खड़ा रहेगा, उसके साथ हम हैं। जब एमएलए बन के आए यहाँ पार्लियामेंट में, तो क्या कुछ बेसिक चेंज आपको यहाँ पे दिखे? यहाँ पर देश की पॉलिटिक्स को समझने मिला। और हॉकी लेके भी आ गए थे ना? मैं हॉकी लेके आया था, क्योंकि हमारा चुनाव जीता था। जयपाल मुंडा शायद, कैप्टन। और हमारा सिंबल भी इसी को हमने रखा है। और हम ऊँट पे आए थे, क्योंकि ऊँट पे मैं नॉमिनेशन भरा था, तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ था पशु क्रूरता की, यूं करके। अच्छा, हाँ। ऐसी चीजों को कैसे देखते हो आप, जब पॉलिटिकली फायदा उठाया जाता है इस तरीके से, बाल की खाल निकालना टाइप्स? देखो, वो लोकसभा चुनाव में वो हर हद तक गए। मेरे नाम से 2 उम्मीदवार उतारे, 2 राजकुमार। 1,70,000 भाजपा के लोग कहते हैं कि हम सत्य निष्ठा पे काम करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यार, धर्म की बात करने वाला व्यक्ति रात दिन झूठ कैसे बोलते हैं? धर्म की बात करने वाला व्यक्ति छल कपट कैसे करता है? झूठ क्यों बोलते हैं, छल कपट क्यों करते, पीठ पे चूरी गोपने का काम? आप फेयर चुनाव लड़ते हैं। आपने मेरे नाम से 2 राजकुमार उतारे, सेम नाम के, सेम फेस उन्होंने तैयार कराया, सिंबल भी सेम दिलाने की कोशिश की। अच्छा। एक को छड़ी दिलाया, एक को बैट दिलाया, ताकि हॉकी के बराबर, स्टिक के बराबर सेम लगे। 1,20,000 वोट लेंगे वो।
अच्छा, एक 20 वोट दुर्भाग्य इतना भाजपा का कि भाजपा का कैंडिडेट 2 राउंड में तो एक 2 राउंड ऐसे आए थे, वो तीसरे नंबर पे था और जो उनका डुप्लीकेट था वो मेरे बराबर था। हाँ। अच्छा, तो आपको कितने मिले? 8.5 लाख मिले? मुझे हाँ 8,49,50,000 के आसपास। तो एक तरफा था वो फिर तो चुनाव। हाँ। एक तरफा चुनाव। लोगों ने साथ दिया दिल से। तो फिर भी एक बार घुमा फिरा के अगर देखते हैं तो राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है, राजस्थान के जो सरकार है वो कितनी सीरियस है आपके मुद्दों के ऊपर, या आप उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ही बात करते हो? देखो, वर्तमान सरकार हमारे मुद्दों को दबाने का काम करती है, क्योंकि इन मुद्दों पे काम करने की उनकी आइडियोलॉजी उनको इजाजत नहीं देती, मैं जहां तक समझता। अभी वर्तमान में स्थिति ये बनी है कि कांग्रेस को लगता है कि बाप को खत्म करो, बीजेपी को भी लगता है कि बाप को खत्म करो। दोनों पार्टियों का उद्देश्य एक ही है कि बाप पार्टी जो तैयार हुई है, जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, उसको दबाओ ताकि आदिवासी जागरूक नहीं बने, और आदिवासी जागरूक बनेगा तो उनको पता है कि उनसे सवाल जवाब करेगा। आज उस इलाके में क्या माहौल बना हुआ है, क्या कहते हैं कि आदिवासी समाज के बच्चे बिगड़ गए, भटक गए। मतलब जो आदिवासी समाज का युवा हक अधिकार की बात करता है, संविधान की बात करता है, अपने राइट के लिए डिमांड करता है, उसको क्या कहते हैं? भटक गया है। जो अंधभक्ति के नशे में डूल है उसको कहेंगे हाँ ये ठीक है। मतलब जो सवाल जवाब करेगा वो भटक गया है। हाँ, तो हम जहां तक कहते हैं कि हमको चलो ठीक है भटका हुआ ही मानो, लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारा युवा जागरूक बने, हमारे खुद के राइट्स के लिए प्रति जागरूक रहे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े आगे आए, वहां के लोगों की समस्या को लेके आगे आए। तो इसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। ओके सर, आखिर में 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। आप अंबेडकर को पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा। थोड़ा बहुत, हाँ। तो अंबेडकर का इम्पैक्ट क्या देखते हो आप आदिवासी के ऊपर में, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी और उसके अलावा भी? देखो, अंबेडकर जी ने संवैधानिक रूप से अगर बात करें तो ये सच्चाई है, ये बात अलग है कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे भारत देश को एक लिखित सबसे बड़ा संविधान देने का काम अंबेडकर जी ने किया। वो तो है। संविधान निर्माण में अंबेडकर जी का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग मॉडिफाई करके कुछ अन्य लोगों को श्रेय देने का काम करते हैं। और अंबेडकर जी ने आदिवासियों, दलित पिछड़ों को लिए, ओबीसी के लिए, इवन पूरे देश के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी सामान्य वर्ग या किसी वर्ग के लिए कोई गलत सोचा हो। जो पिछड़ा था उसके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान किए हैं तो उस प्रावधानों को या उस सोच को हम किसी के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। आज ये माहौल बढ़ाया जा रहा है कि अंबेडकर जी ने उनके लिए ये किया वो किया, इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। यार आप, मैं सक्षम हूं तो मेरे लिए नहीं करेंगे, अगर आप स्थिति खराब है तो आपके लिए अगर कोई आपको आगे लाने का कोई प्रावधान करता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता है। तो अंबेडकर जी ने संविधान में संवैधानिक अधिकारों, ट्राइबल को लेके, दलितों को लेके और देश के युवाओं को लेके कहे तो काफी कुछ अच्छे प्रावधान किए हैं। इनका विजन एक ब्रॉड माइंड, एक कहे कि मतलब क्लियर विजन था इस देश के लिए। तो जिन आप जो मैप बना रहे थे ना भील प्रदेश का, वहाँ तो सारे के सारे मिनरल्स बहुत हैं, फॉस्फेट और पता नहीं ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट नहीं, कोई इतने सारे रिच मिनरल्स वाला एरिया है। तो आपको नहीं लगता कि वो इतना रिच मिनरल्स वाला एरिया, तब सरकार की नज़र वहाँ पे ज़्यादा रहती है? और रिसेंटली अरावली का इशू तो है ही, मेन बात ही वही है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्राइबलों की जल जंगल जमीन की लड़ाई थी और आदिवासी जल जंगल जमीन को अपना भगवान मानता है और वर्तमान सत्ताधारी लोग उसको संसाधन मानता है। उनमें और हमारे में यही फर्क है कि हम जल जंगल जमीन को अपना देवता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, आराध्य मानते हैं, और वर्तमान सत्ताधारी लोग और उद्योगपति उसको संसाधन मानता है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हम आदिवासियों को प्रेरित कर रहे हैं और ये लोग धर्म की लड़ाई लड़ने को प्रेरित कर रहे हैं ताकि धर्म के नशे में डूबो के जल जंगल जमीन को हड़प सके। इस उद्देश्य से वर्तमान में काम चल रहा है। और बिल टेरिटरी के अंदर वही चीज है, आज संसाधन काफी मात्रा में है और उन संसाधनों को चारों राज्यों में अगर बटा रहेगा तो ही लूट पाएंगे, उनको पता है। अगर ये बिल टेरिटरी या बिल प्रदेश बन गया तो यहाँ पर हमें इस मिनरल्स को हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इस बिल प्रदेश को नहीं बनाने का पीछे भी एक कारण ये भी है। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आप लड़के पड़े थे दिशा की मीटिंग में, क्या हो गया था? ऐसा गुस्सा आता है आपको? आपने देखा होगा गुस्सा किसको आया किस एक आप देखो, हमारे देश की पॉलिटिक्स से ये है, व्यावहारिक राजनीतिक में जो सत्ताधारी व्यक्ति होता है, तो जब सत्ता होती है तब
सदन हो या किसी बोर्ड का मीटिंग हो या कहीं भी मीटिंग हो, तो सत्ताधारी व्यक्ति शांत और सभा को सफल बनाने का सोच से काम करता है, और विपक्ष व्यक्ति हमेशा उग्र रहता है। तो आपने उस मीटिंग में देखा होगा कि जो विपक्ष है, एज मैं विपक्ष पार्टी का आज एज ए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं शांत कर रहा था और सत्ताधारी विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो उसमें आपने देखा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यह देखा कि सच्चाई सामने नहीं आ पाए, सच्चे मुद्दे जो लोगों के वाजिब मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो, इसलिए उन्होंने बखेड़ा किया और बेवजह नए मुद्दे क्रिएट करके लोगों को चर्चा के लिए सब्जेक्ट दे दिया। ये सीन था। हाँ, और एक चीज़ और भूल गया था मैं, 21st सेंचुरी में आपको नहीं लगता कि अगर आपको इतने एजुकेशन और ये सब मिल ही नहीं रहा है, तो आपका ये आदिवासी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी और बायोलॉजी है, यही एक्सटिंक्शन हो जाएगा, यही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में ये कि ट्राइबलों की लैंग्वेज जो बिली बोली हमारी, जेम्स टॉड ने लिखा था। टॉड को मैं कोई ऐसा क्रेडिबल आदमी नहीं मानता, क्योंकि नहीं, वो अपने मानता हूँ, लेकिन उसकी किताब में लिखा था कि उस समय 1.5 करोड़ बिली बोली बोलने वाले लोग थे। तो उस समय 1.5 करोड़ बिली बोली बोलने वाले लगे थे, तो आज कहाँ गए वो? आज वो बिली बोली खत्म हो गई। सिंध में भी तो है ना, पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में भी है। हाँ, कितने 1,20,000? इतना मुझे आंकड़ा नहीं, लेकिन सिंध पाकिस्तान में अंदर भी भील है आज। अफगानिस्तान में भी बताते हैं भील कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, लेकिन ये कहे कि अगर सरकारें ध्यान नहीं देती है, और ये है कि आज हमारी पार्टी आने की वजह से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी बोली भाषा, हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोग जानने लगे और उसको संरक्षित करने का काम अभी शुरू हुआ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जयदीप, तेरे को पूछना है कुछ? ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जितने भी मेरे साथ भी जो ट्राइबल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक इनसिक्योरिटी के साथ भी जो बच्चे, क्योंकि अभी एक्सपोज होते हैं बाद में, तो इतने एक रिच बैकग्राउंड से या एजुकेशन रिच बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो वो एक बैगेज, बहुत स्ट्रॉन्ग बैगेज होता है। तो उसके लिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ या अपनी जो कल्चरल रूट के साथ है, देखो ये फ्रीडम के साथ कैसे अप्रोच किया? ये हर जगह समस्या आ रही है कि ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल कल्चर से बाहर निकल के आता है मॉडल जमाने में, तो वो बोलने में हर चीज़ में थोड़ा हिचकिचाता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो उसको लेके मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि कभी भी अपने आप को, अपनी बोली भाषा को, अपनी आइडेंटिटी को कमज़ोर नहीं समझे। अपन को जितना आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये आज हमें, क्योंकि मॉडल जो एजुकेशन है और ट्राइबल का जो कल्चर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हमें दोनों की ज़रूरत है। हम मॉडल में ही चले जाए और ट्राइबल को, कल्चर को, ट्राइबल की आइडेंटिटी को, बोली भाषा को भूल जाए, वो भी ठीक नहीं है। वो हमारी धरोहर है, और उसी वजह से आपको कहे कि ट्राइबल की आइडेंटिटी का प्रमाण पत्र मिलता है, जिस प्रमाण पत्र के आधार पे आज अगर आप मॉडल जमाने में जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो उस जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। नॉट ओनली अबाउट ट्राइबल, कोई भी नॉर्मल, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, वो अपनी आज तक, मतलब एक जो आम आदमी है, वो अपनी वोट की पावर को आज तक नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, वो कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इस इलेक्शन में उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, नेक्स्ट इलेक्शन में नैरेटिव के इन्फ्लुएंस में आ गया, फिर उस इलेक्शन में किसी और चक्कर में पड़ गया। तो ये क्या है कि जो एक आम आदमी है या फिर ट्राइबल हो गया, कोई भी कहीं से भी हो गया, वो अपनी वोट की पावर को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि वो हर बार एक खुद से चीजें क्यों नहीं देख पा रहे? इसका मेन रीजन है कि उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और एजुकेशन नहीं है, दोनों चीजें। व्यक्ति के अंदर कुछ स्वार्थ होगा तो वो सोचेगा ज्यादा, लेकिन उसको कोई स्वार्थ नहीं है। और दूसरा एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो अपने अधिकार, जो मत का अधिकार है, उसका किस तरह से, उससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, किस व्यक्ति को, किस पार्टी को दे रहा हूँ, जो पार्टियाँ, जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोचती है, वो नोटिस नहीं कर पाता है एजुकेशन नहीं होने की वजह से। मेन रीजन है एजुकेशन नहीं होने की वजह से, और दूसरा स्वार्थ नहीं होने की वजह से। सर, इस पर मेरा एक क्वेश्चन है। दिल्ली में भी आप जो बोल रहे हैं, लिटरेसी रेट काफी हाई है, तो यहाँ के लोग तो काफी मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी ये यहाँ क्यों देखा गया है, मतलब पार्टी सही से क्यों नहीं चुन पा रही है ढंग से? मतलब यहाँ के लोग इतने अवेयर क्यों नहीं है जो पार्टी को अच्छी पार्टी चुन पाए, या उनके हमारी आज
हम उसको समझदार मानते हैं जिसने डिग्री हासिल कर रखी है, और उसको शिक्षित मानते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि हाँ ठीक है, उस कुछ मायने में शिक्षित माना जाना चाहिए, लेकिन अभी का जो पाठ्यक्रम है, अभी का जो एजुकेशन है, उसके हिसाब से मतलब वो पढ़ा लिखा मान सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं मान सकते। मैं हमारे ग्रामीण इलाके में कहता हूं कि हमारे बाप दादा स्कूल नहीं गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षित जरूर थे, क्योंकि उनको ज्ञान था, हर चीज का ज्ञान था। तो हमारा आज जो परिप्रेक्ष्य है कि जिसने डिग्रियां हासिल कर ली उसको शिक्षित माना है, जिसने डिग्रियां हासिल नहीं की उसको शिक्षित नहीं माना। हाँ, वो पढ़ा लिखा जरूर हो सकता है, लेकिन शिक्षित नहीं हो सकता है। तो शहर में यही दिक्कत है कि शहर में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, ठीक है, उनको हम पूर्ण शिक्षित नहीं कह सकते हैं कि हाँ शिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षित होगा वो इसके अंदर समझ होगी, और समझ होगी वही सही गलत का फैसला ले सकता है। ग्रामीण इलाके के अंदर, ट्राइबल इलाके के अंदर भी कई लोग समझदार होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हुए, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो समझदार है, मतलब वो शिक्षित है। तो शहर में पढ़े लिखे ज्यादा है, शिक्षित पे डाउटफुल है मैं।